नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों इस क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर की क्लास, और कंप्यूटर के साथ साथ आपको यूपी जीके के क्वेश्चंस भी इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यदि आप यूपी एजीटीए और जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और इस वीडियो में आपको 15 कंप्यूटर के क्वेश्चंस और 20 जीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो कुल 35 क्वेश्चंस इस क्लास में आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक औद्योगिक विकास एवं नवाचार का ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है? इनमें से आपको यहाँ पर आंसर देना है। इसका आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों फटाफट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। CD रोम, DVD रोम और हार्ड डिस्क, ये सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67। निम्नलिखित में से किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति होती है? तो यहाँ पर 67 का आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर बनेगा। मैग्नेटिक डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को लिखने, फिर से लिखने और एक्सेस करने के लिए मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करती है। यह एक चुंबकीय कोटिंग के साथ कवर की जाती है। यह डेटा को ट्रैक, स्पॉट और सेक्टर के रूप में स्टोर करता है। तो हार्ड डिस्क, जिप डिस्क और फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक डिस्क के सामान्य उदाहरण हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 68। सर्च इंजन क्या है? 68 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों। तो आप लोग आंसर दीजिए यहाँ पर। सर्च इंजन क्या है इनमें से? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेजों की खोज करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सर्च इंजन एक ऐसी सर्विस है जिसे हम इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। सर्च इंजन वह वेब बेस्ड टूल या सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी भी जानकारी को प्राप्त करने में सहायता करता है। अगला प्रश्न 69 क्वेश्चन नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है इनमें से? तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेक्स्ट कॉपी करना। इसका राइट जवाब हो जाएगा। टेक्स्ट को कॉपी करना कंप्यूटर के आधारभूत कार्यों में शामिल नहीं है। कंप्यूटर के 4 आधारभूत कार्य होते हैं जिनमें इनपुट डिवाइसों के द्वारा इनपुट किए गए डाटा को एक्सेप्ट करना, फिर उस डाटा को प्रोसेस करना, प्रोसेस किए हुए डाटा को डाटा स्टोरेज में भेजना, उसके बाद उस डाटा को आउटपुट डिवाइसों की सहायता से यूजर को डाटा दिखने का काम निहित होता है। अगला प्रश्न 70 यहाँ पर है। निम्नलिखित में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइसों का एक समूह है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 70 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस का एक समूह है। अगला प्रश्न 71। एक निर्गम आउटपुट कागज़ के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज़ पर संचारित होते हैं उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जाता है। तो इनमें से आपको आंसर दे रहा है 71 का क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन सी, लेज़र प्रिंटर के रूप में यहाँ पर सही जवाब बनेगा। एक लेज़र प्रिंटर कंप्यूटर प्रिंटर का एक आम प्रकार है जो तीव्र गति से किसी सादे कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले अक्षर और चित्र उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है 72। निम्नलिखित में से कौन से सिर्फ लाइन प्रिंटर के ग्रुप हैं इनमें से? तो आप लोग आंसर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। ड्रम प्रिंटर, चेन बाइंड प्रिंटर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लाइन प्रिंटर के प्रकारों में ड्रम प्रिंटर है, बाइंड प्रिंटर और चेन प्रिंटर आता है दोस्तों, और ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 73। वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर, छाप या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं उसे क्या कहते हैं? लाइन प्रिंटर कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, पेज प्रिंटर कहते हैं। तो 73 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। तो नॉन
इम्पैक्ट प्रिंटर कागज पर प्रहार नहीं करते, बल्कि अक्षर या चित्र प्रिंट करने के लिए स्याही की फुहार कागज पर छोड़ते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक, केमिकल और इंकजेट तकनीकी का प्रयोग करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार की बात करें तो इंकजेट प्रिंटर होता है, थर्मल प्रिंटर, लेसर प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर और फोटो प्रिंटर। ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से नहीं है? तो आपको यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग में से कोई नहीं। विंडोज़ की बात करें तो 1985, लाइनक्स 1991 और डॉस की बात करें तो 2008। तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोलारिस एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सन माइक्रो सिस्टम सोलारिस पर आधारित प्रणाली है। यह भी सन माइक्रो सिस्टम द्वारा शुरू की चारों ओर एक डेवलपर और उपयोगकर्ता समुदाय के निर्माण परियोजना का नाम है। तो ऑप्शन डी 75 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डीबगर्स आते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है किसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनका काम सिस्टम यानी कंप्यूटर को लाने और उसे काम करने योग्य बनाए रखना। ऑपरेटिंग सिस्टम BIOS, ड्राइवर्स, ब्लूटूथ, ऑडियोज़, ये एडिटर्स और डीबगर्स आदि सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रमुख उदाहरण हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य काम यूजर के आदेशों को कंप्यूटर तक पहुंचाना होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है इनमें से? तो यहाँ पर आंसर दीजिए 76 का। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न 77, A2:A4 इंगित करता है, तो किसको इंगित करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेल A2 से सेल A4 तक। अगला प्रश्न 78, एक पैराग्राफ इंडेंट बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर 78 का आंसर हो जाएगा Ctrl+M शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो Ctrl+M शॉर्टकट कुंजी का उपयोग बाएं से पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, वेरिफिकेशन प्रक्रिया है, तो वेरिफिकेशन प्रक्रिया क्या है? एक्सेस की है, लॉगिन की है, लॉगआउट की है, ऑथेंटिकेशन की है। तो यहाँ पे 79 का जो आंसर होगा ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया है वेरिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एड्रेस हर रोज नहीं बदलता है इनमें से? तो 80 का आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी एड्रेस वह आईपी एड्रेस है जो मैनुअल रूप से एक डिवाइस के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है, और नेटवर्क में स्टैटिक आईपी एड्रेस को डिवाइसों पर DHCP सर्वर द्वारा असाइन किया जाता है। और इसे स्टैटिक आईपी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बदलता नहीं है। यह एक डायनेमिक आईपी एड्रेस के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि डायनेमिक आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी के क्वेश्चंस की बात करेंगे। 81 क्वेश्चन नंबर है, उत्तर प्रदेश में किसके हेतु सबरी संकल्प अभियान की गई थी? तो 81 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुपोषण दूर करने के लिए। 1 नवंबर 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सबरी संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया। 11 जुलाई 2017 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2017-18 में कुपोषण को दूर करने हेतु सबरी संकल्प अभियान की घोषणा की गई थी, और इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं तथा 5 वर्ष तक के अति कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त पोषाहार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन 82, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आंसर आप लोग दीजिए 82 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापानी इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन। 5 फरवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा डोर टू डोर दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया, और दस्तक अभियान व्यापक सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन का हिस्सा है। इसे यूनिसेफ के सहयोग से शुरू किया गया, और इसका उद्देश्य जनगणना और जन सहभागिता के माध्यम से जापानी इंसेफ्लाइटिस एक्यूट के उन्मूलन का प्रयास किया जाना है। और उत्तर प्रदेश में दस्तक अभियान का दूसरा चरण 1 से 15 जुलाई 2019 के मध्य संचालित किया गया है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों के साथ लगी हुई हैं? एन NCT छोड़कर आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। उत्तर प्रदेश राज्य की 8 राज्यों की सीमाओं से जुड़ा है और हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से जुड़ा है। अगला प्रश्न है 84। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है इनमें से? तो आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलीगढ़। अलीगढ़ जिले की सीमा मध्य प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। अलीगढ़ जिले की सीमा हरियाणा राज्य की सीमा को स्पर्श करती है और मध्य प्रदेश राज्य से सटे हुए उत्तर प्रदेश के जिले आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर और सोनभद्र हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 85 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? तो यहाँ पर आपको बताना है देगा ऑप्शंस में से इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कपास। उत्तर प्रदेश की मुख्य फसलें की बात करें तो चावल है, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का है और कपास की फसल व्यापक तौर पर नहीं उगाई जाती है। तो यहाँ पर डी राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो आप लोग बताइए सिरेमिक सिटी किसे कहा जाता है? तो सिरेमिक सिटी के नाम से जो जाना जाता है वो खुर्जा, उत्तर प्रदेश का खुर्जा शहर बुलंदशहर जिला में स्थित है। सिरेमिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और इसलिए खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का एक छोटा शहर जो अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है इनमें से कौन सा है? बरेली है, मेरठ है, चुनार है, फिरोजाबाद है। तो यहाँ पर 87 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा चुनार। चुनार उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले का एक छोटा शहर है जो अपने सजावटी लाल मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है और इन बर्तनों में एक विशेष चमक काबिज नामक पाउडर का उपयोग करके लाई जाती है। अगला प्रश्न है 88। सफ़ेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? चिकनकारी, गोटा, जरदोजी, जरी। आप लोग आंसर दीजिए। तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिकनकारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 89। हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है इनमें से? तो यहाँ पर 89 के आंसर की बात करें तो चिकनकारी का कार्य रूप जो यहाँ पर राइट आंसर होगा लखनऊ, इसका सही जवाब हो जाएगा। लखनऊ में कार्य जो है मुख्य रूप से किया जाता है। अगला प्रश्न 90 क्वेश्चन नंबर है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? आपको यहाँ पर आंसर करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चीनी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नियोजित जनसंख्या कपड़ा क्षेत्र में है, लेकिन मिलों की दृष्टि से सर्वाधिक नियोजित मिलों की संख्या चीनी क्षेत्र में है। और यद्यपि सर्वाधिक वस्त्र उत्पादन हथकरघों के माध्यम से होता है जिसे मिलों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसका राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 91। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है इनमें से? तो मिर्ज़ापुर मंडल विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइनों वाले कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है इनमें से? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भदोही, यहाँ पर सही आंसर बनेगा। उत्तर प्रदेश का भदोही जिला कालीन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। आकर्षक कालीनों से ही भदोही को विश्व मानचित्र एवं हस्तकला के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। अगला प्रश्न 93। उत्तर प्रदेश राज्य में शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है इनमें से? तो सहारनपुर है, मुरादाबाद है, आगरा है, लखनऊ है। तो 93 का आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा मुरादाबाद, इसका सही जवाब बनेगा। रामगंगा नदी के तट पर स्थित मुरादाबाद पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है और इसी प्रकार सहारनपुर काष्ठ नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है और यह पीतल नगरी के रूप में भी प्रसिद्ध है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला प्रश्न प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं इनमें से? तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला गुफा पेंटिंग साइट के लिए विख्यात है और ये पेंटिंग्स विंध्य और कैमूर पर्वतमाला की गुफा आश्रमों में स्थित हैं। अगला प्रश्न 95 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95। उत्तर प्रदेश के
यहाँ पर आपको फिल करना है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्यविधि की नींव रखी थी। तो यहाँ पर 95 का आंसर कीजिए आप लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्यविधि की नींव रखी। गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत सर्वप्रथम ऋषिपत्तन वर्तमान में सारनाथ वाराणसी पहुँचे और यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सर्वप्रथम उपदेश दिया और इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न 96। सारनाथ वह पवित्र स्थान जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वह निम्नलिखित किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है? तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 97। रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो रूमी दरवाज़ा आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग चयन कीजिए इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ इसका सही जवाब बनेगा। रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह 60 फीट ऊंचा एक दरवाज़ा है जिसे नवाब आसफ़-उद-दौला ने 1784 से 86 ईस्वी में बनवाया था और अवध वास्तुकला के प्रतीक इस दरवाजे को तुर्किश गेटवे भी कहा जाता है। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? 98 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1 अप्रैल 1937 से इसका सही जवाब बनेगा। ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था और इसके पूर्व इसे आगरा एवं अवध के संयुक्त प्रांत, जिसे संक्षिप्त में संयुक्त प्रांत कहा जाता है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन कर भारत गणराज्य के 27वें राज्य उत्तराखंड का गठन किया गया। अगला प्रश्न 99। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? इनमें से आपको बताना है। तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1950। अगला प्रश्न और अंतिम क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था? इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 1950। तो दोस्तों ये रहे, आपने इस क्लास में कंप्यूटर और यूपी जीके के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया और बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन था। और आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, आप लोग लाइक ज़रूर करिए, मोटिवेट करते रहिए ताकि आपको इसी तरह पर डे वीडियोज़ आपको मिलती रहें और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। एकदम से निःशुल्क प्रैक्टिस आपको मिल रही है इस चैनल के माध्यम से, तो आप भी थोड़ा रिस्पॉन्स करते रहिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए मैं वीडियो इसी तरह लाता रहूं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।